आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि राहुल गांधी देश की संपत्ति, जमीन, पैसा और सोने को आबादी के हिसाब से लोगों में क्यों बांटना चाहते हैं और कैसे बांटेंगे, और क्या देश में 15% मुसलमानों को देश की 15%, 17% दलितों को देश की 17% संपत्ति और 52% पिछड़ों को उनकी आबादी के बराबर संपत्ति बांटी जा सकती है। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। तो बड़ा सवाल यही है, मेरे 2%, मेरे 50% लोग हैं, मेरे पास 2% धन है, इसलिए मेरे पास धन भी 50% ही होना चाहिए। 4 मई को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने 2 बहुत बड़ी बातें कही। पहली बात यह कि जातिगत जनगणना का असली मकसद यह पता लगाना है कि देश में कितना धन किस जाति, किस वर्ग और किस समुदाय के पास है, और दूसरा, जब यह पता चल जाएगा कि देश में कितना धन पिछड़े, दलित, आदिवासी और सामान्य वर्ग के लोगों के पास है, उसके बाद एक नई राजनीति शुरू होगी। नई राजनीति का मतलब राहुल गांधी ने यह समझाया कि मान लीजिए अगर देश में 50% आबादी पिछड़ों की है, लेकिन उनके पास पूरे देश का 2% धन है, तो इसके बाद पिछड़े समुदाय के लोग अपने लिए न्याय मांग सकेंगे और कह पाएंगे कि देश में उनकी आबादी 50% है, इसलिए उनके पास देश का 2% नहीं बल्कि देश का 50% धन होना चाहिए। और आखिर में राहुल गांधी साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि सारी बात पैसों पर है, सारी बात पैसों की है, और जातिगत जनगणना से देश के लोगों को यह पता चलेगा कि उनकी आबादी कितनी है और आबादी के हिसाब से देश का कितना धन और देश की कितनी संपत्ति उनके पास होनी चाहिए। आज आप भी राहुल गांधी का यह पूरा बयान सुनिए, क्योंकि इस बयान में देश का भविष्य भी छुपा हुआ है और इस बयान में इतनी ताकत है कि यह देश के भविष्य को, तकदीर को बदल कर रख सकता है। जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। भारत के लोगों ने यह बयान तो सुन लिया, बहुत सारे लोगों ने इस पर तालियां भी बजाई, लेकिन लोग अभी इस बयान की गंभीरता को समझ नहीं पाए हैं। और इस बयान के बाद अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद देश का भविष्य क्या होगा, हमारा समाज कैसा होगा, हमारी व्यवस्था कैसे होगी, इसके बारे में अभी लोगों ने कल्पना करनी शायद शुरू नहीं की है। आज हम चाहेंगे कि आप इसकी कल्पना कीजिए। और राहुल गांधी के इसी बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी चुनावी रैलियों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के लोगों की संपत्ति का एक एक्सरे करवाना चाहते हैं और लोगों की जमीनों से लेकर उनकी गाय, भैंस और महिलाओं के मंगलसूत्र से लेकर उनके दूसरे गहनों तक एक खास वर्ग को बांट देना चाहते हैं। कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55% टैक्स लगाने की योजना बना रही है। यानी आपके जीवन भर की कमाई आपके बाद आपके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगी। उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस सरकार जब्त कर लेगी। इस कानून में महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं। वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे।
कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा। કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો તમારી પાસેથી ટેક્સ રૂપે લઈ લેશે, 55% ટેક્સ નાખશે. એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને, સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો, તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા. આ કાયદો લાવવાના છે. તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો 1 ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, 1 તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ? તો અમારે 1 ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો. तो ये जो तस्वीर है ये ब्लैक और व्हाइट की तरह है. राहुल गांधी साफ साफ ये कह रहे हैं कि जिस जाति और वर्ग की जितनी जनसंख्या है उसका हक उसी के आधार पर होना चाहिए. 50% है तो धन भी 50% होना चाहिए. 17% अगर आबादी है तो 17% धन और संपत्ति भी उसके पास होना चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि अगर ये लागू हुआ तो अगर आपके पास 2 घर हैं तो 1 घर कांग्रेस ले जाएगी, 2 भैंस हैं तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी. अगर आपके पास संपत्ति है, सोना चांदी है, तो उसका भी आधा हिस्सा कांग्रेस ले जाएगी. इसलिए आज इस विषय का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है. और आज हम आपको यह बताएंगे कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं क्या वो संभव है, और अगर वो संभव हो गई तो फिर आगे क्या होगा. अगर हम राहुल गांधी के इस बयान को शब्दशः एक योजना के रूप में देखें तो इसका मतलब यह है कि देश में लोगों के पास उनकी आबादी के अनुपात के बराबर संपत्ति और धन होना चाहिए. उदाहरण के लिए भारत में 15% मुसलमानों के पास देश की 15% संपत्ति होनी चाहिए. 52% पिछड़े वर्ग के पास देश की 52% संपत्ति होनी चाहिए. लगभग 17% दलितों के पास देश की 17% संपत्ति और 8.5% आदिवासी समुदाय के पास देश की 8.5% संपत्ति होनी ही चाहिए. और राहुल गांधी का कहना है कि यह तभी संभव होगा जब देश में जातिगत जनगणना होगी, क्योंकि इससे पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को यह पता चलेगा कि उनके पास देश की कितनी संपत्ति और कितना धन है, और इसके बाद वो सरकार से अपनी आबादी के हिसाब से अपना हक मांग सकेंगे, अपना हिस्सा मांग सकेंगे, और सरकार भी उनके साथ इंसाफ कर पाएगी. यानी मान लीजिए अगर किसी गांव या मोहल्ले में 50% आबादी किसी एक जाति और समुदाय की है तो वहां की 50% संपत्ति भी अपने आप उस जाति और उस समुदाय के लोगों की होनी चाहिए और हो जाएगी. फिर चाहे इस संपत्ति को अर्जित करने में उनका कोई योगदान हो या ना हो, यानी एक ऐसे वर्ग के पास चली जाएगी जिसने उस संपत्ति को ना कमाया है, ना अर्जित किया है, ना वो उसकी है. इसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने दिन रात मेहनत करके कोई जमीन खरीदी है, मैं आपसे भी कहता हूं अगर आपने भी दिन रात मेहनत करके कोई जमीन खरीदी है, कोई प्लॉट खरीदा है, लेकिन अगर आप एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिसकी आबादी में हिस्सेदारी कम है तो उसकी संपत्ति उन लोगों में बांट दी जाएगी जिनकी हिस्सेदारी देश में ज्यादा है, यानी जिनकी आबादी देश में ज्यादा है. और इस तरह संपत्ति के अधिकार में जातियों के हिसाब से आरक्षण की एक नई व्यवस्था लागू हो जाएगी. और जिस तरह अभी हमारे देश में किसी भी धर्म, जाति और वर्ग के लोग अपनी मेहनत करके, परिश्रम करके देश में कितना भी धन और संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, और कोई गरीब व्यक्ति कहीं से भी आकर अपनी काबिलियत से अमीर बन सकता है, पैसा कमा सकता है, अपने परिवार की तकदीर बदल सकता है. और जाति से हटकर लोग खेलों में, नौकरियों में और दूसरे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं. वो पूरी व्यवस्था सिर्फ एक विचार से खत्म हो सकती है कि देश में संपत्ति और धन लोगों की जाति के हिसाब से उनके पास होना चाहिए, काबिलियत के हिसाब से नहीं. और यह मॉडल एक तरह से आरक्षण की व्यवस्था जैसा ही है. जिस तरह नौकरियों और शिक्षा में जातियों के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है, ठीक उसी तरह से राहुल गांधी देश की संपत्ति को देश के लोगों में जातियों के हिसाब से बांटने की बात कह रहे हैं. और इसके जरिए वो देश में बराबरी लाना चाहते हैं. जबकि भारत के संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा और स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इससे सहमत नहीं थे.
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दौर में ज्यादातर जमीनें बड़े बड़े जमींदार और साहूकारों के पास थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संपत्ति को आबादी के हिसाब से बांटने के लिए कभी कोई कानून नहीं बनाया। इसकी जगह उन्होंने नौकरियों और शिक्षा में वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया ताकि उन्हें समान अवसर मिले। और डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि अगर पिछड़े और दलितों को हमारी व्यवस्था में समान अवसर मिल गए तो वो अपनी मेहनत करके, अपने परिश्रम से कुछ भी हासिल कर लेंगे। तो एक विचार तो यह है कि उस समय डॉक्टर अंबेडकर जब हमारा संविधान लिख रहे थे तब क्या यह विचार उन्हें नहीं आया था? उन्हें जरूर आया होगा, और उस समय तो यह सब चल भी रहा था। वो पूरी दुनिया में, रशिया में यही हो रहा था, चीन में हो रहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? वो भी चाहते तो कानून बना सकते थे कि सारी जो जमीन है बड़े बड़े सेठों और साहूकारों से लेकर गरीबों में बांट देनी चाहिए। लेकिन वो चाहते थे कि गरीब अपना परिश्रम करे, गरीब को पहले अवसर मिले, फिर वो अपना परिश्रम करे, अपनी निष्ठा और परिश्रम से फिर वो जीवन में सफलता हासिल करे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों को अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो देश की संपत्ति को आबादी के हिसाब से ही लोगों में बांट देंगे, और फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितनी मेहनत से कोई संपत्ति बनाई है, कितनी मेहनत से कोई जमीन, प्लॉट, मकान बनाया है। सोना या धन अपने और अपने परिवारों के लिए आपने पूरे जीवन भर जोड़ा है, क्योंकि उसे सरकार ऐसे लोगों में बांट देगी जिनकी देश में आबादी आपसे ज्यादा होगी। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यह कोई नया विचार है जो राहुल गांधी हमारे देश के लोगों के लिए लाए हैं, और यह बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। अगर ऐसा हो गया तो देश में एक नई क्रांति आ जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह 150 वर्षों से भी ज्यादा पुराना एक कम्युनिस्ट विचार है जो पूरी दुनिया में बुरी तरह से फेल हो चुका है। इसकी पृष्ठभूमि आज मैं आपको बताता हूं। वर्ष 1848 में, समय याद कर लीजिए, 1848 में जर्मनी के मशहूर दार्शनिक और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स एक विचार लेकर दुनिया के सामने आए कि संपत्ति ना तो निजी होनी चाहिए ना ही सरकारी होनी चाहिए, और इसे देश के लोगों में बराबर बांट देना चाहिए, और व्यवस्था को एक समान समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें कोयला खदानों से लेकर जमीनों और दूसरी संपत्तियों के मालिक लोग स्वयं होने चाहिए। यह उनका विचार था। कार्ल मार्क्स ये विचार वर्ष 1848 में लेकर आए थे, जिसके बाद सोवियत रूस और फिर चीन ने इसे अपनाया क्योंकि ये कम्युनिस्ट देश थे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस की सेना ने जिन जमीनों, कारखानों, खदानों और मिल्स पर कब्जा किया था, उन्हें सोवियत रूस ने किसानों और आम लोगों में बराबर बांट दिया था, और इसी तरह के प्रयास चीन ने भी किए। वर्ष 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट शासन आया और माओ त्से तुंग चीन के प्रीमियर बने, तब उन्होंने इसी सिद्धांत के तहत चीन के किसानों के लिए एक कम्यून व्यवस्था लागू की, जिसमें हर गांव में कृषि भूमि को किसानों के बीच बराबर बांट दिया गया। और यह तय हुआ कि जिन लोगों के पास कृषि भूमि है वो भी उस भूमि पर बाकी लोगों की तरह खेती ही करेंगे, और वो भूमि एक तरह से उनकी नहीं रहेगी। यानी जो उस जमीन के मालिक भी हैं वो भी उस जमीन पर खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे, और जो नहीं है वो भी उस जमीन को बराबर बांट दिया जाएगा, और उस जमीन को लोगों में खेती करने के लिए एक समान बांटा जाएगा। चाहे कोई जमीन का मालिक हो, चाहे कोई मजदूर हो, अब वो जमीन सबके पास बराबर आएगी। इस कम्यून व्यवस्था से किसानों में एक नई भावना पैदा हुई। वो भावना ये थी कि जब उनके कुछ करने या ना करने से कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, तो फिर वो बेकार की मेहनत क्यों करें। और यही व्यवस्था बाद में चीन को जबरदस्त सूखे की तरफ ले गई, भूखमरी की तरफ ले गई, और इसमें 3 करोड़ लोगों की जान चली गई। 3 करोड़ लोग मारे गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिस्ट देशों में यह व्यवस्था इस मकसद से आई थी कि इससे वहां के लोगों के पास बराबर संपत्ति होगी, सब बराबरी पर आ जाएंगे, और उनकी आय में जो असमानता है यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सबके पास बराबर संपत्ति होगी, सबके पास बराबर आमदनी होगी, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। यानी अगर चीन और रशिया में एक व्यक्ति सालाना 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो सभी लोग वहां सालाना 2 लाख रुपए ही कमाएंगे, ना कोई इससे ज्यादा ना कोई इससे कम। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यह विचार पूरी तरह से फेल हो गया। और इन देशों में गरीबी आज भी समाप्त नहीं हुई है, और इन देशों में आज भी
आमदनी के मामले में समानता का सिद्धांत लागू नहीं हो पाया है। आप माओ से तुंग के देश चीन की यह गरीबी आज देखिए, जहां बड़े पैमाने पर लोग इस तरह की झुग्गियों में रहने पर मजबूर हैं और चीन में आज बाकी देशों की तरह ही आर्थिक असमानता है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चीन की। चीन में भी बहुत गरीबी है और चीन के लोग कैसी स्थिति में रह रहे हैं आप देख सकते हैं। चीन में एक से एक अमीर लोग भी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं और चीन में लोग ऐसे भी रहने पर मजबूर हैं। तो पहले तो आप चीन की गरीबी देख लीजिए। और इसी तरह की स्थिति जोसेफ स्टालिन के देश रशिया की है, जहां लगभग 1 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। और रशिया की गरीबी को आप भी इस समय इस बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखिए रशिया की गरीबी। और कार्ल मार्क्स के अपने ही देश जर्मनी में भी पूरी तरह से समानता नहीं आई और वहां भी आज भी लोग गरीब हैं। तो जर्मनी की गरीबी भी देख लीजिए आप, जर्मनी में लोग कैसे रह रहे हैं। और इसलिए जरा सोचिए कि संपत्ति को लोगों में बांटने का जो कम्युनिस्ट विचार आज से 176 वर्षों पहले आया था, वो 176 वर्ष के बाद भी सफल नहीं हुआ और जिसे खुद कम्युनिस्ट देश रिजेक्ट कर चुके हैं। राहुल गांधी अब 176 साल के बाद उसी विचार को भारत में लागू करना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संभव है और अगर यह हो गया तो फिर हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा। यह बात सही है कि हमारे देश में आय के मामले में असमानता बहुत ज्यादा है, यह बात बिल्कुल सही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और खुद राहुल गांधी भी इस बात को बेहतर समझते होंगे क्योंकि वो 142 करोड़ लोगों के देश भारत में उन 2,16,000 लोगों में शामिल हैं जिनकी हर महीने की आय 8.5 लाख रुपए से ज्यादा है। यह राहुल गांधी ने अपने बारे में भी शायद इतनी स्टडी नहीं की होगी। भारत में 8.5 लाख रुपए मासिक आय कर वाले जो लोग हैं वो हैं सिर्फ 2,16,000 और भारत में एक आम आदमी की मासिक आय है सिर्फ 17,000 रुपए। भारत का आम आदमी हर महीने मुश्किल से 17,000 रुपए भी कमा नहीं पाता, लेकिन राहुल गांधी हर महीने 8.5 लाख रुपए कमाते हैं। उस श्रेणी में आते हैं, उन 2.25 लाख लोगों में आते हैं। पूरे देश 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 2,16,000 लोग ऐसे हैं जो 8.5 लाख रुपए के आसपास हर महीने कमाते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने यह मुद्दा तो बहुत अच्छा उठाया, लेकिन इसके लिए जो कम्युनिस्ट फॉर्मूला वो भारत में लाना चाहते हैं वो फॉर्मूला ना तो व्यवहारिक है और ना ही कामयाब है, ना ही सफल है। आज हमने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर गौतम सेन से इसी विषय पर बात की और हमने उनसे पूछा कि राहुल गांधी जो बता रहे हैं क्या यह भारत जैसे देश में संभव है और राहुल गांधी की ये योजना देश के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है या कितनी कामयाब हो सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो भारत का माहौल क्या होगा। उन्होंने क्या बताया, अब आप सुनिए। फॉर्चुनेटली ये तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, ये हो नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है जो हम कह रहे हैं पुनर्विभाजन नहीं हो। हमारे देश में तो ये हर वक्त होते रहा और मोदी सरकार तो सबसे ज्यादा किया रिडिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम पुनर्विभाजन कहते हैं, बहुत ज्यादा किया मोदी सरकार ने। पर हमारे देश में 2.2% लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो साथ आप सिर्फ इनको इनके पास से ले सकते हैं। 2.2% जो टैक्स देते हैं, पर्सनल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, इनका एसेट है, घर है 77%, 8% है ड्यूरेबल सोना घर में जो है, फ्रिज, एयर कंडीशनिंग, ये सब। तो आप उससे क्या लेंगे, उससे घर छीन लेंगे? ये तो संभव नहीं है ना। और एक बात है, आप तो एग्रीकल्चरल लैंड इस पे इकट्ठा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चरल लैंड इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विच कैन बी सब्जेक्टेड। तो क्या आप घर से सबको बाहर निकाल देंगे? ये तो संभव नहीं है। और जो सबसे बड़ा अमीर है हमारे देश में, जिसको हम अंबानी कहे, अदानी कहे, महिंद्रा, टाटा, ये लोग तो सब यूएई भाग जाएगा। क्या करेंगे आप? ये यूएई में जाके सिटीजन बन जाएगा,
इसका कारोबार यहाँ पे चलेगा, द बिजनेस विल बी इन इंडिया, दे विल ओनली पे कॉर्पोरेट टैक्स, यूएई हैज नो इनकम टैक्स। और एक बात सुनिए, हमारे देश में 12 करोड़ लोग के पास 100 करोड़ रुपया है, 12 करोड़ लोग के पास। ये सब आप छीन लीजिए, मकान छीन लीजिए, सब कुछ छीन लीजिए, इसका बिजनेस बंद कर दीजिए, किसी को 80,000 रुपया से ज्यादा नहीं मिलेगा, और सबको 90% जो है उसको 90,000 से नहीं मिलेगा, और अगला साल नौकरी नहीं मिलेगा, भूखा मर जाएगा। हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद मोहन से भी इस बारे में बात की और उनसे भी पूछा कि उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो भारत के संविधान के ही खिलाफ है और भारत में इस तरह की व्यवस्था को लागू किया ही नहीं जा सकता। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारा संविधान इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट पॉलिसी में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कहीं पर अधिक कंसंट्रेशन हो रहा है जो आम जनता के हित में नहीं, तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये सोचना कि हम 50% किसी को देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत नीति संगत होगा। दूसरी चीज जो शायद इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी भी, और ये इतिहास गवाह है इस बात का, कि ग्रुप्स को, इंडिविजुअल ग्रुप्स को, कम्युनिटीज को, कास्ट को, धर्म को, जब भी हमने इस तरीके से वेल्थ देने की कोशिश की तो इंडिविजुअल्स को लाभ नहीं हुआ है। हमारा चैलेंज है पॉवर्टी का, हमारा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट का, और अगर इसको एड्रेस करना है तो आपको व्यक्तियों पर फोकस करना पड़ेगा और उसके लिए शायद बेहतर ऑप्शन ये है कि हम अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करें। हमारा संविधान सबको प्रॉपर्टी क्रिएट करने का, वेल्थ बनाने का अधिकार देता है। प्रॉपर्टी को हमने संवैधानिक राइट के रूप में लिया है और अगर ये राइट है तो हर व्यक्ति को राइट है। अगर हम समय समय पर इस तरीके से नीति चेंज करते रहेंगे तो शायद ये हिंदुस्तान की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो सबको मेहनत करके, परिश्रम करके अपने लिए संपत्ति अर्जित करने का, अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन जीने का, उन्हें एक बेहतर जीवन लाइफस्टाइल देने का अधिकार देता है। आप अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अच्छी नौकरी कर सकते हैं, अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं, बड़ा घर बना सकते हैं, बंगला बना सकते हैं, एक नहीं कई कई गाड़ियां रख सकते हैं, ताकि आप और आपका परिवार अच्छे से ठीक ठाक से रह सके और इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। ये संवैधानिक अधिकार है। और अगर ये आपकी संपत्ति सारी अगर किसी को ले लेनी है क्योंकि वो देश में इसे बराबर बांटना चाहता है, तो इसके लिए संविधान में मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा, संविधान को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका ये जो अधिकार है इसे आपसे छीना जा सकता है। अब एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। देश के 3 बहुत बड़े औद्योगिक खानदान जिनके बारे में आपने सुना होगा, एक टाटा ग्रुप, दूसरा वाडिया ग्रुप और तीसरा गोदरेज ग्रुप। ये तीनों ही पारसी धर्म से हैं। टाटा का नाम तो आपने सुना ही है, वाडिया ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, ये ब्रिटानिया की जो ब्रेड और बिस्किट्स हैं वो बनाते हैं। ये बॉम्बे डाइंग आपने सुना होगा, इनकी वो कंपनी है। बहुत बड़ा जो है परिवार है, बहुत बड़ा ग्रुप है वाडिया ग्रुप। और गोदरेज का नाम तो आपने सुना ही है। और ये तीनों ही पारसी धर्म से हैं, तीनों ही पारसी हैं। और हमारे देश में पारसी धर्म के लोग असल में असली अल्पसंख्यक हैं। क्या आप जानते हैं हमारे पूरे देश में 140 करोड़ लोगों में पारसी धर्म के लोगों की आबादी सिर्फ 57,000 है, 57,000। तो क्या इन पारसी धर्म से आने वाले इन औद्योगिक खानदानों की संपत्ति को भी राहुल गांधी उन लोगों में बांट देंगे जिनकी आबादी देश में पारसी धर्म के लोगों से ज्यादा है? क्या इन तीनों की संपत्ति जो है, जो कि लाखों करोड़ रुपए में बैठेगी, क्या उसे भी बांट दिया जाएगा? राहुल गांधी का कहना है कि वो लोगों में देश की संपत्ति जातियों के हिसाब से बांटेंगे और जिसकी जितनी आबादी होगी उसे देश की उतनी संपत्ति, उतना पैसा, उतना सोना चांदी मिल जाएगा। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि राहुल गांधी के पास जो 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है खुद की, क्या वो इसे भी उन लोगों में बांट देंगे जिनकी आबादी हमारे देश में उनसे कहीं ज्यादा है? क्या वो खुद इस सिद्धांत पर चलेंगे? क्या वो अपने ऊपर भी इस सिद्धांत को लागू करेंगे? कि एक तरफ राहुल गांधी संपत्ति बांटकर देश में समानता लाने की बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऐसे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करती है जिन पर संपत्ति के बदले नौकरी और संपत्ति के मामलों में रिश्वत लेकर घोटाले करने के बड़े गंभीर आरोप हैं।
और इनमें हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम भी शामिल है। आज हमने इस पार्टी का नाम क्यों लिया? क्योंकि आज ही झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के एक दूर के नौकर के यहां से ईडी को 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। आपने दूर का रिश्तेदार तो सुना होगा, आज हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, दूर का नौकर। उनके दूर के नौकर के पास इतना पैसा मिला है और ईडी को नोटों के बड़े बड़े पहाड़ उस नौकर के घर मिले। लेकिन सोचिए, हमारे देश में इस काले धन को लेकर कोई बात नहीं होती और ना ही यह कहा जाता है कि इस काले धन को लोगों में बराबरी से कब बांटा जाएगा। आज रांची में ईडी की अलग अलग टीमों ने 9 स्थानों पर छापा मारा, जहां उसे साइकिल पर चलने वाले एक बहुत ही गरीब व्यक्ति के घर से, उसके पास से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। इस व्यक्ति का नाम जहांगीर है, जो झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घर में हेल्पर का काम करता था। और इसके पास एक साइकिल है जिस पर यह चलता है, गरीब आदमी है। लेकिन जब ईडी ने इस व्यक्ति के घर पर छापा मारा तो उसे वहां से नोटों का इतना बड़ा पहाड़ मिला कि ईडी को इन नोटों को गिनने के लिए 4 मशीनें लगानी पड़ी। और अब भी ईडी की टीम इस रेड में बरामद हुए कैश को पूरी तरह से गिन नहीं पाई है। और एक अन्य कार्रवाई में ईडी को कुछ देर पहले ही 3 करोड़ रुपए कैश अलग से बरामद हुए हैं। हमें सूत्रों से ऐसा पता चला है कि ईडी इस मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुला सकती है और इस घोटाले में कई नए और बड़े खुलासे हो सकते हैं और यह पता चल सकता है कि कैसे झारखंड में रिश्वत का पैसा नेताओं और सरकारी अफसरों में बराबरी से बांटा जा रहा था और इस भ्रष्टाचार में कहीं भी कोई असमानता नहीं थी। देखिए, ये जो भ्रष्टाचार है ये ना तो जाति देखता है, ना अगड़ी जाति देखता है, ना पिछड़ी जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है। जब रिश्वत का पैसा आता है तो ये लोग जाति पाति सब भूल जाते हैं। जब रिश्वत का पैसा आता है तो ये नहीं देखते कि कौन ओबीसी है, कौन पिछड़े वर्ग का है, कौन दलित है, कौन आदिवासी है, कौन अगड़ी जाति का है। वहां ये सब नहीं चलता। तो भ्रष्टाचार की जो दुनिया है वो जाति को नहीं पूछती, वो धर्म को नहीं पूछती, वो सिर्फ पैसे को पूछती है। तो ये भी आप देखिए ब्लैक और व्हाइट में भ्रष्टाचार की दुनिया, रिश्वत का ये जो पैसा है ये समान रूप से सब जगह बढ़ जाता है, आम आदमी को छोड़कर, गरीब आदमी को छोड़कर। और ये पैसा किसका है? ये पैसा असल में आप ही का तो है। ये पैसा किसी गरीब आदमी के मौके को काटकर कमाया गया पैसा है। ये पैसा किसी गरीब आदमी की जेब काटकर कमाया गया पैसा है। इस पैसे पर किसी न किसी गरीब आदमी का, किसी गरीब परिवार का, किसी युवा का हक रहा होगा, लेकिन इसे इस तरीके से कमाया गया है। यह पैसा वो है जो किसी गरीब आदमी को नौकरी देने के बदले रिश्वत में लिया गया होगा। यह पैसा वो है जो किसी गरीब पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को उसका काम करने के लिए रिश्वत के रूप में उसका खून चूसकर कमाया गया होगा। लेकिन इसकी कोई बात नहीं करता। ईडी का कहना है कि उसने पिछले साल झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के एक चीफ इंजीनियर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। लेकिन जब इस मामले की आगे जांच हुई तो पता चला कि वो नहीं बल्कि कई सरकारी अधिकारी टेंडर के बदले रिश्वत लेने का रैकेट चला रहे थे और इसमें झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव भी शामिल थे। और अब ईडी उन्हें भी जांच के लिए और पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि मंत्री जी का कहना है कि इस घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अभी ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा।
सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है, और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने पैसा नहीं खाया, हो सकता है मेरे सचिव ने खाया हो और मुझे इसकी जानकारी नहीं। लेकिन वो ये बात भूल गए कि मंत्री अपने विभाग का मुखिया होता है। ये मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि जो विभाग उस मंत्री को दिया गया है वो विभाग अच्छे से, ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ लोगों की सेवा करे। क्योंकि ये सारे लोग जब सत्ता में आते हैं तो यही कहकर आते हैं कि हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए सेवा होनी चाहिए। लेकिन असल में सेवा किसी और की होने लगती है और मेवा भी कोई और खाने लगता है। इसलिए चाहे मंत्री जी ने पैसा खाया हो या ना खाया हो, अगर उनका सचिव पैसा खा रहा है, उन्हीं के विभाग में जो लोग हैं, बाकी के सरकारी अफसर, वो पैसा खा रहे हैं, तो ये भी उनकी उतनी ही बड़ी नाकामी मानी जाएगी। आज उड़ीसा की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो देश के लोगों की एक पाई भी किसी को खाने नहीं देंगे, और अगर कोई व्यक्ति लोगों का पैसा खाने की कोशिश करेगा तो उसे जेल की रोटी खानी ही पड़ेगी। आपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? झारखंड के इस कैश लोक को देखने के बाद 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये, क्या आप ईडी की इस कार्रवाई को सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग मानेंगे, जैसा कि विपक्षी दल कहते हैं? क्या यह भी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग है? दूसरा सवाल यह कि जिस झारखंड पर 1,30,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो बहुत ही गरीब राज्य है, जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में 30वें नंबर पर आता है, जहां लोग हर महीने औसतन 7,000 रुपए कमा पाते हैं, 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति वहां कमाते हैं, ये वहां की औसत कमाई है। वहां एक ही व्यक्ति के घर पर इतना सारा पैसा कहां से आया? और तीसरा सवाल यह है कि जब धीरज साहू जैसे नेताओं के घरों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, तो क्या ये भी गरीबों में नहीं बांटे जाने चाहिए? ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था, और धीरज साहू खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, वही ओबीसी समुदाय जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओबीसी समुदाय जो है वो 50% है और उनके पास जो धन है वो देश का 2% है, इसलिए ओबीसी समुदाय भी एक दिन 50% धन मांगेगा। ये साहू साहब उसी ओबीसी समुदाय के हैं, लेकिन इनके घर पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या जब धीरज साहू जैसे नेताओं के घरों से सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद होते हैं, तो क्या यह पैसा भी गरीबों में नहीं बंटना चाहिए? और क्या राहुल गांधी ऐसे अपने तमाम नेताओं से भी ये कहेंगे कि क्या वो भी अपना सारा पैसा गरीबों में बांट देंगे? राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग में अपना एफिडेविट दिया है वो बताता है कि उनकी संपत्ति भी 20 करोड़ के आसपास है, तो क्या वो भी अपनी संपत्ति गरीबों में बांटेंगे?
जिस बंगले में वो रहते हैं, क्या उस बंगले में भी वो गरीबों को रहने की इजाजत देंगे? आज हमारा बस सवाल यह है कि हमारे देश में इससे किसी को कोई इनकार नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में अमीर और गरीबों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है और यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, बात सही है। लेकिन अभी क्या किया जाए? क्या जिनके पास संपत्ति है उनकी संपत्ति लेकर गरीबों में बांट दी जाए? समान संपत्ति होनी चाहिए या समान अवसर होने चाहिए? क्या गरीबों को भी ये समान अवसर नहीं मिलना चाहिए कि वो भी अपनी काबिलियत से, अपने परिश्रम से पैसा कमा पाएं, संपत्ति अर्जित कर पाएं और एक अच्छा जीवन जी पाएं? लेकिन क्या हमारे देश के जो तमाम लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, गरीब भी हैं, क्या वो इस तरह दान में मिली जमीन को, दान में मिली संपत्ति को क्या वो स्वीकार करेंगे? क्या उनका ज़मीर इस बात को स्वीकार करेगा कि किसी और की संपत्ति को लेकर उन्हें मुफ्त में दी जा रही है जबकि उन्होंने इसके लिए कोई काम नहीं किया है? क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि हमें अवसर दीजिए और उन अवसरों का फायदा उठाकर हम भी समाज में जो बाकी लोग हैं उनके साथ आकर खड़े हो जाएंगे और हम भी उतने ही काबिल हैं, हम भी उतने ही परिश्रमी हैं जितने बाकी के लोग हैं, हम भी उतने ही टैलेंटेड हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि सारे नेताओं को समान अवसर की बात करनी चाहिए, समान पैसा और समान संपत्ति की नहीं। एक ही स्कूल में जब हम पढ़ते हैं और एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, क्या वो सब आगे चलकर समान संपत्ति कमाते हैं? क्या आपके क्लास में, जब आप खुद ही सोचिए, आपके स्कूल में, आपके क्लास में या आपके कॉलेज में, आपके बैच में जितने भी छात्र थे आपके आसपास, क्या वो सारे छात्र एक जैसा पैसा कमाते हैं? क्या आज वो सारे छात्र एक ही पद पर हैं? क्या उनकी तनख्वाहें एक ही हैं? क्या उनकी संपत्ति आज बिल्कुल बराबर है, एक जैसी है? जवाब होगा नहीं, क्योंकि हर छात्र की जो क्षमताएं हैं वो अलग हैं, उसका परिश्रम अलग है, उसका जो टैलेंट है वो अलग है। और इसीलिए हम एक ही स्कूल में पढ़कर निकलते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़कर निकलते हैं, हमारे पास एक ही डिग्री होती है, एक ही सर्टिफिकेट होता है, फिर भी भविष्य अलग अलग होता है। कुछ लोग ज्यादा सफल होते हैं, कुछ कम सफल होते हैं और यही कारण है। लेकिन अगर उनमें भी सब में समान संपत्ति और समान पैसा बांट दिया जाए तो फिर प्रतिभा कहां जाएगी, फिर टैलेंट का क्या होगा और फिर परिश्रम का क्या होगा? और जब लोगों को पता ही है कि सबको समान संपत्ति मिलने ही वाली है तो फिर परिश्रम कौन करेगा, प्रतिभा की बात कौन करेगा? और बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा हो गया और फिर लोगों ने यह मांगना शुरू किया तो क्या हमारे देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति नहीं हो जाएगी? आप इसके बारे में सोचिएगा जरूर। अब हम आपको उन 93 लोकसभा सीटों का विश्लेषण दिखाएंगे जहां कल तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। पहले 2 चरणों में देश की 189 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और कल 93 सीटों पर वोटिंग के साथ भारत की 50% से ज्यादा सीटें लॉक हो जाएंगी। 50% से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे और इनमें भी कल तीसरे चरण में 93 सीटों पर जो वोटिंग होगी उसे बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। कल तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिन 93 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें गुजरात की सभी 25 सीट, कर्नाटक की 14 सीट, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9 और पश्चिम बंगाल और असम की 4 सीटें शामिल हैं। नक्शे पर आप देख लीजिए कहां कहां कल चुनाव होने वाला है। पिछली बार इन्हीं 93 सीटों में से सबसे ज्यादा 71 सीटें बीजेपी ने जीती थी और सिर्फ 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इसके अलावा पिछली बार बीजेपी को गुजरात की 26 में से 26 सीटें मिल गई थी। सभी 26 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे और 14 सीटों पर 60% से ज्यादा वोट मिले थे गुजरात में। इसी तरह मध्य प्रदेश की 4, कर्नाटक की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी को 60% से ज्यादा वोट मिले थे और पिछली बार इन 93 सीटों पर लगभग 70% वोटिंग हुई थी। लेकिन अनुमान है कि पिछले 2 चरणों की तरह तीसरे चरण के मतदान पर भी भीषण गर्मी का असर जरूर पड़ सकता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 43 डिग्री सेल्सियस और छत्तीसगढ़ में 41 और बिहार में कल तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यानी इन सभी जगहों पर गर्मी जबरदस्त पड़ने वाली है और इस भीषण गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 8 की बजाय
सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक वोटिंग कराने का फैसला किया है। यानी वोटिंग करने के जो समय अवधि है उसे बढ़ा दिया है। और चुनाव आयोग लोगों से क्या कह रहा है कि अब आप शाम में देर से भी आकर वोट कर सकते हैं और सुबह सुबह 7 बजे जल्दी जाकर गर्मी से बचने के लिए वोट डाल सकते हैं। इन 93 सीटों में 21 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 70% तक है। और इनमें असम की बारपेटा सीट पर 70% मुस्लिम है और धुबरी सीट पर लगभग 80% मुस्लिम है और 20% हिंदू है। और ये दोनों सीटें पिछली बार विपक्षी दलों ने ही जीती थी। तो मुस्लिम आबादी असम में देख लीजिए 70%, 79% ऐसी आबादी है, 27% और फिर 22%। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मालदा उत्तर सीट पर 45% मुस्लिम आबादी है और 54% हिंदू आबादी है। मालदा दक्षिण सीट पर 59% मुस्लिम है और 40% हैं हिंदू। और मुर्शिदाबाद में 68.5% मुस्लिम है और जंगीपुर में 63.2% मुस्लिम हैं और इन सभी सीटों पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। उत्तर प्रदेश में भी जिन 10 सीटों पर कल चुनाव होगा उनमें संभल सीट पर 50.2% मुस्लिम है, 49% हिंदू है। यह इकलौती ऐसी सीट है जहां पिछली बार बीजेपी हार गई थी और समाजवादी पार्टी को इस सीट पर जीत मिली थी। यहां दिलचस्प बात यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां समानता की बातें करती हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उन्होंने मुसलमानों को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया ही नहीं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम नेता को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसी तरह जिस मध्य प्रदेश में मुसलमानों की 6%, राजस्थान में 9%, गुजरात में 9.5% आबादी है, वहां भी कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुस्लिम हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 17% है और वहां आरजेडी और कांग्रेस ने 40 में से सिर्फ 4 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया है। यानी इन सीटों पर आबादी के हिसाब से इन पार्टियों ने मुस्लिम नेताओं को टिकट नहीं दिए हैं। इसलिए कांग्रेस से हम ये कहना चाहेंगे कि जो कानून आएगा जब आएगा तब आएगा, जब संविधान में बदलाव करेंगे संपत्ति बांटने के, तब करेंगे। लेकिन आज भी वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर वो मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से उनका हक देना ही चाहते हैं तो उनकी आबादी के हिसाब से इस चुनाव में टिकट तो दे ही सकते थे। लेकिन मुसलमानों की आबादी के हिसाब से जो उन्हें टिकट मिले हैं वो आज भी बहुत कम है। और इन टिकटों को देने के लिए कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को या आरजेडी को या किसी और पार्टी को संविधान में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव जीतने की भी आवश्यकता नहीं है। वो टिकट जब चाहें दे सकते हैं। वो महिलाओं को भी उतना ही प्रतिनिधित्व दे सकते हैं बिना संविधान में बदलाव किए जब वो चुनाव के लिए टिकट बांटते हैं। मुसलमानों को भी दे सकते हैं, पिछड़े वर्ग को भी दे सकते हैं, आदिवासी वर्ग को भी दे सकते हैं और दलितों को भी दे सकते हैं। तो हम तो पहले ये करेंगे कि आप चुनाव बाद में जीतिएगा, सरकार बाद में बनाइएगा, संविधान में बदलाव उसके बाद कीजिएगा। आज आप क्या कर सकते हैं? आज आप इतना तो कर ही सकते हैं कि जब चुनाव में आप अपने उम्मीदवार घोषित करते हैं तो उम्मीदवार जो है वो आबादी के हिसाब से घोषित कीजिए। अपनी जब लिस्ट आप बनाते हैं तो जितने देश में जिस वर्ग की जितनी आबादी है उस हिसाब से आप उतनी सीटें उस वर्ग को बांटिए। अगर आपको लगता है कि 52% ओबीसी हैं तो 52% आप ओबीसी कैंडिडेट दीजिए अपनी लिस्ट में। अगर आपको लगता है 15% मुस्लिम है तो 15% टिकट मुसलमानों को जानी चाहिए। यह तो आज से ही किया जा सकता है, लेकिन अभी भी ये काम कोई कर नहीं रहा है। आपको बताते हैं कि एमडीएच और एवरेस्ट मसालों में खतरनाक केमिकल होने के बाद इन मसालों की जांच हो रही है। लेकिन अब एक और बहुत खतरनाक खबर आई है और पता चला है कि बाजारों में मिलने वाले दूसरे मसाले भी सुरक्षित नहीं हैं और उनमें भी खतरनाक मिलावट इस समय हो रही है। और भारत की राजधानी दिल्ली में यह सब कुछ हो रहा है। दिल्ली में एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है जो दो कारखानों में नकली मसाले बनाता था। दिल्ली पुलिस के पास यह शिकायत आई कि बाजारों में आजकल मिलावटी मसाला बिक रहा है, जिसके बाद पुलिस ने रेड की। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मसालों में आजकल क्या क्या मिलाया जा रहा है।
यहां पर हल्दी, गरम मसाला और अमचूर जैसे मसाले बनाए जा रहे थे इस फैक्ट्री में। और जानते उसमें क्या मिलाते थे? उनमें सड़ा हुआ चावल, सड़ा हुआ नारियल, बाजरा, पेड़ों की छाल, लकड़ी का बुरादा, चोकर, आर्टिफिशियल रंग और सिट्रिक एसिड मिलाया जाता था। ये सारे मिलावटी और घटिया मसाले दिल्ली में 2 बड़ी थोक मंडियों में भेजे जाते थे और वहां से ये दिल्ली और एनसीआर और देश भर के कई राज्यों के बाजारों में जाते थे और आप इनका रंग देखकर इन्हें खरीद लेते थे। ये मसाले सस्ते होते हैं, इसलिए इनकी ज्यादा मांग होती है और मंडियों से लेकर परचून की दुकानों में ये मसाले खूब बिकते थे। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये मसाले इतने सस्ते क्यों मिल रहे हैं। ये बिल्कुल सड़ा हुआ जो बहुत ही लो स्टैंडर्ड का जो बचा हुए चावल के दाने हैं, कुछ मिट्टी है और इसमें कुछ कलर्स हैं, कुछ घास फूस हैं और ये कलर मिलाए हुए जहरीले कलर जो इस सिट्रिक एसिड के इस तरह के बना के इससे ये हल्दी बना रहे हैं इस तरह की। ये साथ में बनी हुई हल्दी है और साथ में वो जिससे ये बना रहे हैं इसको पीस के, ये मशीन। अब आपको जल्दी से ये बताते हैं कि अगर आपको ये पता चलता है कि आप घर में जो मसाला लेकर आए हैं वो मिलावटी है, घटिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप इसकी शिकायत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से तुरंत कर सकते हैं और इसके लिए आपको उनकी वेबसाइट पर जाना होगा जहां आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। उनका अपना ऐप भी है और आप इसे डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके भी ये शिकायत भेज सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर हम आपको दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, सारे नंबर्स बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। आप अभी से इनको नोट कर लीजिए, बड़ी स्क्रीन पर देख लीजिए आपको कहां कहां फोन करना है। जीवन में लिखें वही जिसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर सकें, सोचें वही जो बेहिचक बोल सकें और बोलें वही जिसका जवाब सुन सकें।